नमस्कार जोहार साथियों। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो कि है जेपीएससी का ओटीआर का सिस्टम, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ या हमारा डेटा जो खतरे में आ रहा है उन सबको लेकर के मैं क्यों ये इस तरह का वीडियो अभी बना रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली ये वीडियो मैं कभी नहीं बनाता अगर ये एग्ज़ाम पूरी तरीके से फेयर होता। अब क्योंकि यहाँ पर कंफर्म तरीके से पता चल गया है, अभियुक्त भी पकड़े जा चुके हैं और जो कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही थी टीडीपीएल वो भी जांच के घेरे में आ चुकी है, तब जाकर के इन सारे टॉपिक्स पे सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। खैर आगे तो जांच का मामला है, क्या आएगा नहीं आएगा सामने, लेकिन अभी तक क्योंकि जितना भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी जाँच वगैरह हो रहा है ना, एक थोड़ा सा डेटा प्राइवेसी का एंगल जो है वहाँ पर नहीं पकड़ में आ रहा है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो जेपीएससी का ओटीआर सिस्टम है उसको लेकर के मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपने जो अपना डेटा एंट्री किया, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स जो झारखंड के हैं उन लोगों ने अपना आधार का डिटेल, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, एमए का मार्कशीट, कोई अदर वर्क एक्सपीरियंस, जितना भी तरह का उनका डिटेल्स होता है वो सारा डिटेल वो लोग जेपीएससी के ओटीआर पे डालते हैं, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे डालते हैं। अब ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है यही एक तरह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नज़र आएगा। आज के मैं उसी को लेकर के मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। अब ये बेसिकली देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओटीआर दिखाता हूँ कि ये बेसिकली जेपीएससी का ओटीआर है। देखने में ये बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है कि जैसे बाकी कंट्री में जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उन सब का जो ओटीआर का सिस्टम होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये वैसा ही है। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा कैच है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जो कि बाकी के स्टेट पीसीएस में नहीं है। मैंने ये ऐसे ही रैंडम तरीके से नहीं बनाया, इसके पीछे मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया है इस वीडियो में। लगभग इस देश में 18 ऐसे स्टेट पीसीएस हैं जिनके अंदर ओटीआर का सिस्टम है। और ये क्यों मुझे दिमाग में आया, क्योंकि हमारे पास जितने भी हैं लगभग 15-16 स्टेट पीसीएस का कोर्सेज तो हम ही लोग चलाते हैं, तो हर जगह फॉर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेरी आता है। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन लोगो भी लगा है, बाकी दोनों लोगो लगा है, सब कुछ ठीक ठाक यहाँ पे दिख रहा है। एक जगह जो यहाँ पे सवाल उठता है ना वो है इसका वेबसाइट। ये देखिए जो एड्रेस यहाँ दिया गया है ये वाला हिस्सा, ये है jpscotr.com, jpscotr.com। अब आप ध्यान दीजिएगा एक चीज कि यहाँ पर ये .com वेबसाइट है और .com वेबसाइट जनरली एक कॉमर्शियल तरीके का वेबसाइट बनाने के लिए यूज होता है, जबकि सरकारी जितने भी एग्जाम्स है, जबकि जेपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक संवैधानिक संस्था है, इसके वेबसाइट से जुड़ा हुआ कोई भी काम या तो jpsc.gov.in, nic.in या नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो बनाती है वेबसाइट, या सरकारी वेबसाइट के लिए gov.in जो यूज होता है उनसे जुड़ा होना चाहिए, या फिर उसके डोमेन में उस तरह का सब डोमेन लगा होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो झारखंड इकलौता एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा स्टेट पीसीएस है जेपीएससी, जहां पर इसके ओटीआर में jpscotr.com है, जो कि एक खतरे का घंटी है, क्योंकि .com का मतलब है कि एक प्राइवेट कॉमर्शियल एंटिटी कोई इस तरह का वेबसाइट यूज करते हैं। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाता हूं जो मैंने यहां पर लगाया है, ठीक है। अब ये कंपैरिजन क्या है, देखिए लगभग मैंने 18 स्टेट पीसीएस जिसका जिक्र किया उसका डेटा लगाया। अब क्योंकि इतना ज़्यादा स्टेट पीसीएस एक टेबल में फिट नहीं बैठ रहा था तो थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो उसको आप थोड़ा बियर कर लें, पॉज करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज आप हमसे ये मांगेंगे इस पीडीएफ तो हम दे भी देंगे आपको। एनीवे, तो ये क्या है, देखिए जेपीएससी जो अभी जांच के दायरे में आ रही है, जिसके कि आप समझ लीजिए कि जो अध्यक्ष थे वो भी चले गए हैं, मेंबर्स हैं उनको ही बुला करके पूछताछ, मेंबर्स का भी रेजिग्नेशन हो चुका है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। ये ऐसी संस्था के बारे में जिक्र कर रहे हैं। ये जिस संस्था से एग्जाम कंडक्ट कर रही थी वो संस्था पूरी के पूरे जांच के दायरे में है, सारा मास्टरमाइंड लोग पकड़ा जा चुका है, फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन था। इन सारे फ्रॉड्स के बीच में हम लोग ये सब देख रहे हैं क्योंकि ये मामला हमारे डेटा से जुड़ा हुआ है, और डेटा का मैं आपको मिसयूज तो खैर आप भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं भी बता दूंगा यहाँ पे। एनीवे, अब देखिए यहाँ पर कि जेपीएससी का जो वेबसाइट है बेसिकली उसका ओटीआर सिस्टम भी है, लेकिन वो है otr.com, सबसे अलग। बाकी देश भर में जितने भी ओटीआर सिस्टम यूज करने वाले स्टेट पीसीएस है, जैसे एक है यूपी पीसीएस, ये भी ओटीआर सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन इनका जो ओटीआर सिस्टम है वो nic.in, मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, या फिर कोई ना कोई सरकारी वेबसाइट। जैसे बिहार का अगर आप ओटीआर देखेंगे तो bihar.gov.in, मतलब इस सब डोमेन पे वो अपना ओटीआर लॉन्च किए हैं। उसी तरह आप देखेंगे राजस्थान पीएससी, तो राजस्थान पीएससी भी .gov.in, गुजरात भी .gov.in,
यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश HPPSC ये भी ऑनलाइन hp.gov.in, ये सारे के सारे जो है वो सरकारी वेबसाइट है, गवर्नमेंट बैक्ड वेबसाइट है। मतलब देख करके ही पता चल रहा है कि एक ऑथेंटिक वेबसाइट होता है। और जेपीएससी का इकलौता एक ऐसा स्टेट पीसीएस है जहां का OTR सिस्टम कोई कॉमर्शियल प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन के जैसा है वो है .com, जो कि हैरत में डालने वाला चीज है। यहां तक कि यूपीएससी का भी जो अपना OTR आप देखेंगे upsconline.nic.in, जो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है आप देखिए, नीचे का भी है छत्तीसगढ़ का CGPSC। वैसे तो छत्तीसगढ़ वाले भी एक बार चेयरमैन जेल में हैं, तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश APPSC, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका KPSC, केरला KPSC, तमिलनाडु TNPSC, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम में तो अभी हल्ला भी हो रहा है कि OTR सिस्टम हटना चाहिए उसके लिए। जैसे यहाँ JPSC में यहाँ आंदोलन चल रहा है, वैसे ही मिजोरम में भी आंदोलन चल रहा है। तो ये इस तरह का, फिर भी ये जितने भी OTR सिस्टम हैं या जितने भी OTRs यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले, वो सब के सब गवर्नमेंट बैक्ड वेबसाइट हैं। सिर्फ JPSC का जो ऐसा एक वेबसाइट है ना, वो jpscotr.com पे है, यानी एक कॉमर्शियल वेबसाइट है। तो इससे थोड़ा सा ना एक खतरे का घंटी जैसा आभास होता है कि आपने मान लीजिए कि डेटा दिया, ठीक है ना, जैसे हमने बिहार मान लीजिए कि BPSC का फॉर्म भरा, अब BPSC के OTR पे हमने अपने डेटा दिया, तो हमको क्या है ना कि इतना कंफर्म है कि ये डेटा हमने सरकार के पास दिया है, क्योंकि इसमें मेरा आधार है, अनमास्क्ड आधार मैंने जमा किया है अपना, सारा हाई डेफिनेशन में मैंने अपना मार्कशीट जमा किया हुआ है। मैंने का मतलब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सबको, सारे लोगों ने ऐसा ही किया होगा। तो उसके अंदर मान लीजिए कि मार्कशीट जमा किया गया है, उसके अंदर आप तरह तरह का अपना एक्सपीरियंस लेटर, तरह तरह का आय प्रमाण पत्र, वो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र, मतलब लगभग सारे डेटा जो होते हैं वो आप जमा करते हैं। और इतने ज़्यादा डेटा का कोई भी आसानी से मिसयूज कर सकता है। यहाँ तक कि अगर आपका नौकरी लग भी गया है तो आप आगे चल के भी वो डेटा का मिसयूज हो सकता है। मिसयूज कब हो सकता है? जब इस तरह का कोई कमर्शियल एंटिटी आपका डेटा ले ले। यहाँ पर मैं बिहार में अपना डेटा दूंगा तो मुझे आश्वस्त है कि भाई मैंने सरकार को अपना डेटा दिया है ना, क्योंकि ये दिस इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। वो आइदर .gov.in है या nic.in है, जो कि बेसिकली हम लोग सब जानते हैं इस देश में कि ये सारी सरकारी संस्थाओं के लिए या जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए जो वेबसाइट डिज़ाइन होता है वो आइदर gov.in या nic.in पे होता है। यहाँ तक कि JPSC का अपना खुद का जो वेबसाइट है www.jpsc.gov.in, वो भी एक गवर्नमेंट के बैक्ड वेबसाइट है। चलिए, तो अब ये सब सवाल जब मेरे सामने आया तो मैंने थोड़ा सा डोमेन वगैरह को लुकअप करने का कोशिश किया। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा उस तरह के अंदर जाकर के रिसर्च नहीं, क्योंकि डोमेन का जितना भी इसमें चीज़ें हैं ना वो सब हिडन है। कैसे है ऐसा? तो आपको मेन क्वेश्चन समझ में आया आज का मेन क्वेश्चन ये है हमारा कि क्यों एक सरकारी संस्था, वाई ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट कमीशन, क्यों एक संवैधानिक संस्था का OTR सिस्टम, संवैधानिक संस्था मतलब ये झारखंड स्टेट PCS, इसका जो वेबसाइट है और इसका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला हिस्सा है, क्यों एक नया बनाया हुआ डोमेन है, पहली चीज़ वो। और दूसरा, नया के साथ साथ अभी मैं डिटेल में और भी दिखाऊंगा कि नया भी है, एक्सपायर भी इसी साल हो गया है। तो क्यों एक जो है रजिस्टर किया गया है वो .com वाले डोमेन पे, जो कि बेसिकली कॉमर्शियल एंटिटीज़ के लिए यूज़ होता है। ऐसा क्यों किया गया है? क्या इसमें किसी एक प्राइवेट आदमी ने ये डोमेन अपने नाम पे लिया है और उस डोमेन को अपना रजिस्टर करके रख लिया है और हमारा सारा डेटा चला गया है उस वाले आदमी के पास? ठीक है ना। तो ये क्लैरिफिकेशन सब कुछ, ये बहुत आसान तरीका है। जब इस डोमेन का जिक्र आएगा बाहर में, अभी तो क्योंकि इसके पीछे कोई जा नहीं रहा है, जब इस डोमेन के पीछे भी चर्चा होगा तो हमारा सबका डेटा, लाखों स्टूडेंट्स का डेटा कहाँ गया ना, उसके ऊपर भी यह मामला जरूर आपको निकल के आता हुआ दिखेगा। एनीवे, तो ये हमारा मेन क्वेश्चन है जो हमारा आज का एनालिसिस का विषय है। अब मैं देखिए आपको दिखाता हूँ कि डोमेन को सर्च कैसे करना है। ये जा करके आप सब लोग अपना चेक करके देख सकते हैं। तो डोमेन जो सर्च करते हैं वो हु इज़ ऐसे करके उसको हम लोग कहते हैं डोमेन लुकअप। मतलब गूगल में जाके WHOIS हु इज़ कर लीजिए तो कई तरह के और आपको ऑर्गेनाइजेशन जैसे GoDaddy दिखेगा, हु इज़ दिखेगा, या फिर इस तरह के 3-4 ऐसे वेबसाइट हैं जहां पर आप जाकर के डोमेन का नाम डालेंगे ना, जैसे मैंने jpsc.gov.in डाला जो JPSC का अपना वेबसाइट है, तो उस डोमेन का मैंने ये हिस्सा सर्च किया कि ये डोमेन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिटेल्स तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जितना पब्लिक डोमेन में आना चाहिए उतना डिटेल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप jpsc.gov, जो इसका पेरेंट वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, उसको मैंने जब सर्च किया तो देखिए डोमेन दिया है कि jpsc.gov.in है,
चलिए ये तो हो गया सही सही। फिर इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन का तारीख कि ये जो डोमेन है .gov.in कब रजिस्टर हुआ था, तो ये हुआ था 30 अगस्त 2011 को, मतलब 30 अगस्त 2011। और एक्सपायरी डेट क्या रखा गया है, 30 अगस्त 2026। मतलब सोचिए इतना लंबा एक्सपायरी डेट है, क्योंकि बेसिकली ये डोमेन ही सरकारी डोमेन है, तो इसको यूज करना है तो 15 साल 20 साल के लिए, क्योंकि फंड का तो कोई कमी नहीं रहेगा। मान लीजिए मैं अपने कोचिंग का कोई वेबसाइट बना रहा हूँ या कोई और वेबसाइट मैं डिजाइन कर रहा हूँ, तो मेरे पास उतना पैसा नहीं आएगा ना कि मैं 15 साल तक के लिए डोमेन बुक कर लूँ। मेरे पास 1000 रुपये रहेगा, 2000 रुपये रहेगा, तो हम 1 साल के लिए डोमेन ले लेंगे। तो वैसा देखिए, तो ये क्योंकि सरकारी वेबसाइट है, डोमेन इन्होंने बहुत लंबे पीरियड के लिए बुक किया है, लगभग 15 साल के लिए बुक किया है। क्लियर? तो डोमेन 15 साल के लिए बुक हो गया, 2026 में एक्सपायर होगा अगस्त के महीने में 30 अगस्त को। तो फिर ये रिन्यू करके फिर से 15-20 साल अपना एक्सटेंड कर दिया जाएगा डोमेन। अब कहां से कैसे परचेज किया गया वो सब कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगा, वहां से उसको नहीं देखना है। किसने रजिस्टर कराया, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने इसको रजिस्टर कराया, जो कि एक सरकारी संस्था है और प्रॉपर तरीके से जो अपना काम करती है। तो अब इस वेबसाइट पे मेरा भरोसा बन गया, क्योंकि इस वेबसाइट पे हर तरीके से हमको संतुष्टि मिल रहा है कि ये चीज़ें सरकार के द्वारा ऑपरेट की जा रही हैं। अगर हमसे कोई डिटेल मांगा जाएगा तो हम इस पे देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये बेसिकली सरकार का बैक्ड वेबसाइट है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखिए jpscotr.com को, आप सब लोग जा करके अपने हिसाब से ये काम कर सकते हैं। जितने IT प्रोफेशनल लोग इसको देख रहे हैं, जो IT में एक्सपर्ट होंगे, अगर मेरे वीडियो आप तक पहुंच जाए तो एक बार आप जानकारी हमको भी थोड़ा दे दीजिएगा, या आप खुद से अपना मेरे से बेहतर ही रिसर्च कर पाएंगे। हम तो IT एक्सपर्ट नहीं हैं, हम तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। फिर भी अगर आप बेहतर कोई रिसर्च कर पाते हैं और इससे हमको भी साझा कीजिए, बाकी अपने दोस्तों को भी बताइए, और कोई जांच एजेंसी है तो उसको भी दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए, वो लोग भी अपना एक्सपर्ट लगाएंगे। एनीवे, तो अगर आप jpscotr.com देखेंगे, इसको आप उसी तरह से डोमेन लुकअप कीजिए हु इज करके, तो वहां पे देखेंगे कि डोमेन है jpscotr.com। ये डोमेन लिया गया है 15 सितंबर 2025 को, क्योंकि लगभग फरवरी 2026 के आसपास से ना OTR का सिस्टम चालू हो गया था। उसके बाद से जितने भी नोटिफिकेशंस मेरे ख्याल से आए हैं, अगर मैं तारीख गलत नहीं बता रहा हूं तो मैंने फरवरी 2026 हमको ध्यान में आ रहा है, कोई और भी पीछे तक का तारीख हो सकता है। तो उस समय से जो भी एग्जाम आए हैं ना, उन सब एग्जाम्स को बेसिकली OTR के माध्यम से एप्लीकेशन मंगाया गया है, और सबका डिटेल जो है OTR में भी 50 तरह का दिक्कत है कि कभी फॉर्म दिखता है, कभी नहीं दिखता है। ये आप कॉमन चीज़ देखेंगे, अगर आपने FRO ACF प्रोजेक्ट मैनेजर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, बॉयलर इंस्पेक्टर, इन सब में से किसी का फॉर्म वगैरह देखा होगा, तो ये OTR में ये सब प्रॉब्लम है। तो जो भी प्रॉब्लम है आपको फेस करना पड़ता है। अभी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमको OTR में मेरा फॉर्म नहीं दिख रहा है, कहाँ से है? तो क्योंकि OTR जो है ना, एक प्राइवेट किसी एंटिटी के नाम पे ये रजिस्टर्ड है ना। देखिए, तो ये रजिस्टर्ड हुआ है 15 सितंबर 2025 को, और एक्सपायर हो रहा है 15 सितंबर 2026 को, मतलब अगले महीने एक्सपायर हो रहा है। तो 1 साल के लिए कोई गवर्नमेंट का कोई एजेंसी अगर इसमें शामिल होगा तो 1 साल के लिए डोमेन क्यों लेगा? और अगर ये JPSC का OTR है तो jpsc.gov.in इसके सब डोमेन पे क्यों नहीं आया? जैसे बाकी जितने भी हैं संस्था, मैंने आपको दिखाया लिस्ट यहां पर कि जितने भी संस्था हैं, इन सब ने OTR को अपने ही जो भी इनका पेरेंट वेबसाइट था उसी के सब डोमेन पे रखा हुआ है। सब डोमेन नहीं, माने उसी के ऊपर एक पेज बना करके रख दिया गया। सब डोमेन होता तो आगे लग जाता बोले, खैर जो भी है, सब डोमेन भी है क्योंकि यहीं पे दिख रहा है ऑनलाइन डॉट ये करके OTR करके ऐसे करके रखा हुआ है, आइदर सब डोमेन और कोई पेज बना करके वो सिस्टम उन्होंने रखा है। लेकिन झारखंड में नया वेबसाइट क्यों रजिस्टर किया गया है? और ये जो रजिस्ट्रेशन किया गया है नए वेबसाइट का, तो ये किसी प्राइवेट आदमी के नाम पे क्यों कर दिया गया है? और इस प्राइवेट आदमी या कंपनी जो भी है जिन्होंने अपने नाम पे ये डोमेन रजिस्टर कराया है, ये 100% JPSC नहीं है। यानी आपका जितना भी डेटा है ना, वो JPSC के पास नहीं है, इस प्राइवेट आदमी के पास है जो jpscotr.com का मालिक है, क्योंकि यही आदमी ये चला रहा है। और ऑब्वियसली ये TDPL है, तो TDPL में किस आदमी के नाम पे ये डोमेन रजिस्टर्ड है वो भी एक देखने लायक विषय है, क्योंकि हमारा सारा डेटा तो गायब हो रहा है। अब देखिए संदेह क्यों है, क्योंकि जब मैंने इसको थोड़ा सा छानबीन ऐसे करके किया तो मामला क्या आ रहा है कि देखिए ये डोमेन जो पूरी तरह से ऑथेंटिक है, jpsc.gov.in जो पूरी तरह से ऑथेंटिक है, इसका सारा इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से यहाँ दिया हुआ है। लेकिन यहाँ क्या किया गया है कि ये सारा इंफॉर्मेशन जो है छुपा दिया गया है। ये कैसे छुपाया जाएगा? कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका आप सेवा ले सकते हैं। मान लीजिए आपने डोमेन परचेज किया, अब उस डोमेन का इंफॉर्मेशन कोई भी देख सकता है।
और आप अगर चाहते हैं कि नहीं डोमेन का जितना भी इंफॉर्मेशन है हिडन हो जाए, तो आप किसी न किसी दूसरी कंपनी का सहारा लेंगे। और वैसी कंपनियां ज़्यादातर बाहर की कंपनियां होती है, मतलब अमेरिका और उन सब जगहों से ये सर्विस मिलता है। तो देखिए इस जो भी डोमेन रजिस्टर कराया था jpscotr.com, इसने क्या किया है यहाँ पे देखिए कि इसने ऑर्गेनाइजेशन यहाँ दिखा रहा है डोमेन्स बाय प्रॉक्सी LLC, मतलब अमेरिकन कंपनी दिखा रहा है डोमेन का मालिक, यानी jpscotr.com जो है उस डोमेन का मालिक अमेरिकन कंपनी को दिखाया जा रहा है। और ये अमेरिकन कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है domainsbyproxy.com 100S मिल सूट 1600 जो भी है, एरिजोना। भाई इंडिया का डोमेन एरिजोना के किसी कंपनी के पास कहां से आ रहा है? तो हुआ यही होगा कि ये जो कंपनी है डोमेन्स बाय प्रॉक्सी, ये सर्विस प्रोवाइड करती है कि आपके डोमेन के जितने भी डिटेल्स हैं उसको एनोनिमस बना सकता है ये कंपनी। मतलब उसमें आपका डिटेल हु इज में नहीं दिखेगा। ये जो हु इज में आम आदमी कोई भी देख सकता है जाकर के, उस चीज में आपके डोमेन का कोई भी डिटेल नहीं दिखेगा कि किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, किसके नाम पे ये कौन से एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, वो सब नहीं दिखेगा। उस जगह पे इस वाले कंपनी का यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसको हम और आप चाहें तो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सब डिटेल्स निकालने के लिए थोड़ा सा अथॉरिटी लगेगा, क्योंकि बेसिकली इनका जो क्लॉज साइन होता है वैसे ही कि ये एक कंपनी का सर्विस लेकर के डोमेन के ओरिजिन को या डोमेन के ऑनरशिप को, डिटेल्स को पूरा तरह से छुपा लिया गया है। क्योंकि अमेरिकन कंपनी jpscotr.com लेकर के क्या करेगी, या अमेरिका की किसी कंपनी के पास कहाँ से ये आएगा? तो ये बहुत बड़ा जांच का ये भी एक विषय बनना चाहिए कि ये लाखों स्टूडेंट का जो डेटा है ये अमेरिकन कंपनी के पास क्यों है, या यहाँ पर ये डेटा है तो जेपीएससी इसका ऑनर क्यों नहीं है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर मैं बीपीएससी का फॉर्म भरूं, अगर मैं कर्नाटका का फॉर्म भरूं, कहीं का भी फॉर्म भरूं, तो मेरा सारा डिटेल वहां के सरकार के पास रहे। सरकार उसको अपने मर्जी से कहीं का भी सर्वर रखे, लेकिन सरकार उसका जिम्मेवारी ले। लेकिन यहां जेपीएससी में जो हमने फॉर्म भरा है वो जेपीएससी का फॉर्म चला गया है किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में, और उसके अंदर सारा का सारा डिटेल जो है हमने दिया है प्राइवेट आदमी को। और ये बातें क्यों कभी नहीं सामने आती, माने अगर वो डोमेन भी किसी तरह से jpsc.gov.in से रिलेटेड होता, अगर उसी के सब डोमेन पे किया हुआ था, एक नया इन्होंने डोमेन रजिस्टर करवाया है किसी ने, और सारा डेटा स्टूडेंट्स का अपने पास रख लिया है। और अब देखेंगे कि आगे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अभी तो मामला सब चल ही रहा है, सीआईडी का जितना भी जांच वगैरह हो रहा है सब कुछ हो ही रहा है। लेकिन ये चीज इतना गंभीर हमको लगा कि मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा इसके ऊपर। अब जितने भी एक्सपर्ट हैं जिनके पास बाई चांस भी ये वीडियो चला जाए, वो बिल्कुल एक बार थोड़ा सा कंफर्म करने का कोशिश करें, क्योंकि मेरे पास जितना स्किल सेट था कि हाँ ये डोमेन का छानबीन कर ले वो कर ले, इतना बेसिक सा स्किल सेट के साथ मैंने ये इंफॉर्मेशन थोड़ा सा जुटाया। अब ये एक्सपर्ट्स का मामला है कि एक्सपर्ट्स आगे जाकर के किस तरह से ये जांच करेंगे, और वो जांच में किस तरह से डोमेन का, खाली डोमेन का डिटेल तो निकालना है कि ये डोमेन है किसके नाम पे और .com के डोमेन पे ये क्यों चल रहा है ना। बस इतना सा होने से सारा का सारा मामला क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये मामला अब जो है प्रोटेस्ट, एग्जाम का कैंसिलेशन, उससे ज़्यादा आगे बढ़ करके ये मामला है कि हमारा डेटा हमारे परमिशन के बिना एक प्राइवेट आदमी क्यों अपने पास रख रहा है, और ये प्राइवेट आदमी उसका किस तरह से मिसयूज करना चाहता है। क्योंकि मिसयूज हर तरह से हो सकता है, नाम पे लोन निकल सकता है, नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी आ सकता है, आपके नाम पे कहीं और भी जगह मिसयूज। एआई का ज़माना है और आपने सबने इतना ज़्यादा एचडी क्वालिटी में हमने अपना सारा का सारा मार्कशीट वगैरह जमा किया हुआ है, तो उससे कई तरह का मिसयूज आज के ज़माने में संभव है, पॉसिबल है। और ये क्यों ऐसा है? क्योंकि जो लोग इसके पीछे जो ये डेटा लेने का काम किए हैं वो सब नोटोरियस हैं, वो सब आज इनके ऊपर जांच हो रहा है, रेड हो रहा है, या फिर वो अरेस्ट हो चुके हैं। उस संस्था ने ये डेटा लिया है, कोई ऐसा नहीं कि यूपीएससी ने हमारा डेटा ले लिया, या कम से कम जेपीएससी के ऑफिशियल तरीके से ही हमारा डेटा लिया गया, तब भी कुछ नहीं होता। तो एक ऐसा संस्था जिसका चेयरमैन अंदर गया हुआ है, संवैधानिक संस्था जिसका चेयरमैन गिरफ्तार हो चुका है, जिसके मेंबर्स पे भी गिरफ्तारी का बात चल रहा है, जिसका पूरा एग्जामिनेशन का प्रोसेस करप्ट हो चुका है, उसने जिसको टेंडर दिया जिस कंपनी को, वो कंपनी करप्ट निकली, वो कंपनी फ्रॉड निकली, उसने सारा का सारा घालमेल किया, और सारा स्टूडेंट का डेटा भी पता चल रहा है कि उस कंपनी के पास है। तो ये सीरियस मामला है कि नहीं है? तो ये इसीलिए मैंने ये कोशिश किया कि एक तरह से थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट हो हम सारे स्टूडेंट्स के अंदर में, और हम लोग ये जान पाएँ कि भाई ये किस तरह से हमारा डेटा कहाँ गया है। इसके ऊपर ज़रूर एक क्लैरिफिकेशन जो है ना, कम से कम जब सब कुछ ठीक हो जाए तो आयोग को कम से कम एक क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए कि हाँ आपका डेटा सुरक्षित है,
हमारे पास है, अन्यथा फिर उसके लिए बहुत सारा उपाय है, कोर्ट का कचहरी का रास्ता देखा जा सकता है कि हमारा डेटा कहाँ गया आखिरकार। एनीवे, और भी कुछ इससे जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन है तो बिल्कुल एक बार शेयर कीजिए। आपस में हम लोग जितना भी इन्फॉर्मेशन जुटाएंगे वो हमारे लिए ही बेहतर है और हम लोग सबको ही आगे बढ़ के उसके पीछे काम करेंगे। एनीवे, हमको इसमें और भी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद अगर कुछ पता चलेगा तो ऑब्वियसली मैं फिर से एक वीडियो लेकर के या आपसे एक के साथ साझा करूँगा और ये बातें हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। एनीवे, तब तक के लिए देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है और हम सब भी उसका ही इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा हो। धन्यवाद अभी के लिए।